जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी मंथली करंट अफेयर्स सेशन में। मैं हूं आप सभी का राजा और आज मैं आपको जून महीने 2025 के मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, हर महीने मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स देता हूं। अगर आपको पुराने महीनों के करंट अफेयर्स देखना है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो आप जाकर के हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। तो मैंने यहाँ पे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मंथली करंट अफेयर्स लिए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट ही प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे या फिर भारत का कोई भी एग्जाम। अभी आपका उत्तराखंड का एग्जाम होने वाला है, तो अभी आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमने मंथली करंट अफेयर्स तैयार किया है। ये क्लास आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगी। आप पहले पूरा अच्छे से पढ़ लो, आपको पीडीएफ भी हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आई देखते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आईपीएल 2025 से रिलेटेड। अभी रिसेंटली में दोस्तों आईपीएल हुआ, तो आईपीएल 2025 का विजेता कौन बन गया है? तो देखिए, पहली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, मतलब इतने सालों के बाद इनका जो सूखा है 2008 से लेके अब तक, अब जाकर के सूखा खत्म हुआ है। और अभी रिसेंटली में साउथ अफ्रीका भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती 28 साल के बाद, तो उनका सूखा भी खत्म हुआ है। तो इस साल लूजर्स के लिए विनर्स का मौका था। तो इससे एक पता चलता है कि आप अपने काम में लगे रहिए, एक ना एक दिन तो आपको सफलता मिलेगी ही। तो आरसीबी और इसके एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका है। अब आरसीबी ने किसको हराया है? तो पंजाब किंग्स को हराया है। आरसीबी की कप्तानी और पंजाब किंग्स की कप्तानी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कर रहे थे। तो देखिए, आरसीबी की कप्तानी रजत पाटीदार और पंजाब किंग्स की जो कप्तानी है वो श्रेयस अय्यर कर रहे थे। अब देखिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा एडिशन था, तो आप बताएंगे 18वां एडिशन था। आरसीबी ने जीता है। फाइनल मुकाबला कहां पर हुआ है? तो भारत का यानी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पर सिटिंग कैपेसिटी लगभग लाख लोगों की है। तो अहमदाबाद में इसका फाइनल मुकाबला हुआ था 3 जून को। तो फाइनल मैच स्कोर जो था, आरसीबी ने 190 रन बनाए थे और पंजाब किंग्स 6 रन पीछे रह गई। तो आरसीबी ने पहली बार ये ट्रॉफी यहां पर जीती है और ये आपको ध्यान में रखना है, आरसीबी ने पहली बार इस ट्रॉफी को जीता है। अब देखो कौन कौन यहां पे विनर रहा अलग अलग अवार्ड्स का। तो आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आरसीबी को 20 करोड़ रुपए मिले, पंजाब किंग्स को कितने? 12.5 करोड़। प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन था? कृणाल पांडे, हार्दिक पांड्या के बड़े भाई हैं आरसीबी की तरफ से। और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द फाइनल जितेश शर्मा थे आरसीबी से। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? मिस वर्ल्ड 2025 का विजेता किसे चुना गया? तो मिस वर्ल्ड 2025 का विजेता चुना गया ओपल सुचाता चुवांगश्री। बस आपको श्री याद रखना है, ठीक है? ओपल सुचाता चुवांगश्री। श्री आपको जहां पे नाम पे देखे आप बस चुपचाप टिक कर देना, ठीक है? श्रीदेवी वाला श्री। तो आप यहां पर देखिए, अब आपसे पूछा जा सकता है किस देश की है? तो थाईलैंड से। ये कहां से है? थाईलैंड की है ये। तो इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब यहां पे जीता है। अब थाईलैंड की बात आई है तो बिम्स्टेक सम्मेलन कहां पर हुआ था इस साल का? तो आप अभी मैं पढ़ाऊंगा अभी, तो थाईलैंड में हुआ था। तो ओपल सुचाता ने एक और पुरस्कार जीता है, इसे बोलते हैं मल्टीमीडिया अवार्ड। तो मल्टीमीडिया अवार्ड का अतिरिक्त पुरस्कार भी इनको यहां पे दिया गया है। इनको यहां पे ताज पहनाया जा रहा है। तो ये ताज कौन पहना रहा है? तो ये आप यहां पर देखिए, क्रिस्टीना पिस्कोवा हैं, जो कि 2024 की विनर रही हैं। तो 2024 की विनर, 2025 की विनर, दोनों साथ में आपको दिख रही हैं। और साथियों, इस बार कहां पे हुआ था मिस वर्ल्ड कंपटीशन? हैदराबाद में हुआ था। कहां पर हुआ था? हैदराबाद में। कहां पे फिनाले हुआ था? हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में हुआ था। कौन सा एडिशन था? 72वां संस्करण था, 72 नंबर का एडिशन था। तो इतने सारे प्रश्न आपसे पूछ जा सकते हैं। विजेता को 3 करोड़ रुपए का एक हीरा जड़ा मुकुट मिला है। इसमें 1770 कीमती हीरे जड़े हुए हैं इस मुकुट को जो आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत के लिए गौरव का जो पल था सुधांशु शुक्ला को लेकर के। सुधांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे भेजे गए हैं? तो दोस्तों, अभी आपने 2 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री को संवाद करते देखा होगा। तो सुधांशु शुक्ला जो हैं एक्जिम 4 मिशन के तहत भेजे गए। इनके साथ और भी लोग गए हैं, पर ये भारतीय सुधांशु शुक्ला
और ये पहले भारतीय हैं जो इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन गए हैं, तो ये पूछा जा सकता है। तो 25 जून 2025 को ये भेजे गए। शुभांशु शुक्ला आप यहां पर देखिए अमेरिका के एक्सिम 4 मिशन के तहत इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन होता क्या है? एक ऐसी जगह है जहां से एस्ट्रोनॉट दुनिया भर की ब्रह्मांड की अनेकों घटनाओं को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं। ये 14 दिनों तक यहां पे रहेंगे इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन में। अब देखिए राकेश शर्मा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो स्पेस पे गए थे, लेकिन आईएसएस पे पहुंचने वाले पहले हैं शुभांशु। ठीक है, आपको ध्यान रखना, शुभ शुभ याद रखना। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि शुभांशु शुक्ला किस स्टेट से हैं? तो उत्तर प्रदेश से हैं और लखनऊ से इनका रिलेशन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर के। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का फाइनल किसने जीत लिया है? तो WTC का फाइनल साउथ अफ्रीका ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा है। हर 2 साल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होता है। जो टॉप 2 टीमें रहती हैं टेस्ट की, वो यहां पे फाइनल खेलती हैं। तो टॉप 2 टीम थी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और साउथ अफ्रीका ने दिखा दिया, मतलब जो इनको चोकर्स का यहां पे ताज था, वो ताज हटा करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ताज पहना है। और दोस्तों कहां पे हुआ था? लॉर्ड्स इंग्लैंड में हुआ। कहां पर हुआ? लॉर्ड्स इंग्लैंड में हुआ। तो साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था और पहली बार WTC का खिताब जीता है। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते कितने विकेट से हराया, तो 5 विकेट से हराया। लगभग 27 साल के बाद इन्होंने कोई ICC ट्रॉफी जीती है। बात है 1998 की, जब आखिरी बार जीता था, अब जाकर के 27 साल के बाद ये सूखा खत्म हुआ। मेरे पीछे आप एक ऐसे प्लेयर को देख रहे हैं जो प्लेयर ऑफ द मैच थे, एडन मार्करम, साउथ अफ्रीका से, जिन्होंने 136 रन बनाए, और बबूमा ने भी कप्तानी पारी खेली थी और यहां पे अपनी टीम को विनर बनाया। जो विजेता टीम थी उसको 3.6 मिलियन USD यहां पे राशि मिली। रनर अप ऑस्ट्रेलिया थी, जिनको 2.16 मिलियन USD यहां पे प्राइज मनी मिली है। भारत को यहां पे 12 करोड़ रुपए मिले हैं, लगभग 1.44 मिलियन। तीसरे स्थान पे भारत थी, तो भारत को 1.44 मिलियन, 12 करोड़ रुपए की इनाम राशि यहां पे दी गई है। समझ गए आप? चलिए, तो 2019-21 में जो पहला WTC हुआ था, तो न्यूजीलैंड विनर था और भारत उपविजेता था। 2021-22 में ऑस्ट्रेलिया विनर था, भारत उपविजेता था। 2023-25 में का रिजल्ट तो आपको पता चल ही गया है, साउथ अफ्रीका विनर है ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। चलिए, तो प्यारे साथियों, आप सोच रहे होंगे कि सर इस क्लास की PDF मिल जाती तो बड़ा मजा आ जाता। तो देखो, स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप जाना यहां पे कोर्सेस इन PDF में, ठीक है। वहां पे लिखा होगा 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर PDF, जहां से PDF डाउनलोड कर सकते हो। आप ई बुक सेक्शन में जाना, वहां पे मंथली करंट अफेयर्स लिखा, वहां से भी मंथली करंट अफेयर सेक्शन से PDF डाउनलोड कर सकते हो, ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। टेस्ट दो आप और डेली करंट अफेयर्स की PDF प्राप्त करो। इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं आपके लिए। जाकर के एप्लीकेशन चेकआउट करो, वहां पे अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी है, जो कि आपको केवल 699 में अवेलेबल है। कूपन कोड रेनी 600 यूज करना। मैं 11 विषय आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहां पर ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जाकर के चेकआउट करना। 6 से 7 महीने में कोर्स आपका कंप्लीट होगा। चैनल आप पे आप नए हो तो ये कर लो, और राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो, जहां पर रेगुलर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, क्विज, अपडेट्स, बहुत कुछ मिलता है। आप इस नंबर को फॉलो कर लो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, ये हमारा नंबर है, ठीक है। अगला सवाल है, G7 समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो G7 समिट दोस्तों इस साल कहां पर हुआ है? कनाडा में हुआ है। कहां पर हुआ है? कनाडा में हुआ है। G7 समिट पिछले साल कहां पे हुआ था? इटली में हुआ था। कहां पर हुआ था? इटली में हुआ था, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इसका आयोजन, अच्छा आप ये भी ध्यान में रखना, जो G7 समिट है ये कहां पर हुआ? कनानकिस, अल्बर्टा, कनाडा में हुआ। भारत के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया था कि आप आइए और देखिए, हर साल इनवाइट किया जाता है। और ये 15 से लेकर 17 जून के बीच में कनाडा में हुआ है, ध्यान में रखना। देखिए कौन सा एडिशन पूछा जा सकता है, 51 नंबर का एडिशन है। आप एक तस्वीर देख रहे हैं मार्क जे कार्नी की, तो जस्टिन ट्रूडो की जगह अभी रिसेंटली में प्राइम मिनिस्टर बने हैं मार्क जे कार्नी ने यहां पे चेयरपर्सन बने थे, अध्यक्षता करी थी। समिट का थीम है रेजिलियंस, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिन्यूएबल, ठीक है।
अब G7 में कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। जूस विथ गर्लफ्रेंड, जूस विथ गर्लफ्रेंड। तो J फॉर जापान, U फॉर अमेरिका, I फॉर इटली, C फॉर कनाडा, E फॉर इंग्लैंड, G फॉर जर्मनी, F फॉर फ्रांस। और यूरोपीय संघ इसका परमानेंट इन्वाइटी है। यूरोपीय संघ यहाँ पे हर साल मौजूद रहता है पर मेंबर नहीं है। तो 2024 इटली में हुआ था, 23 49 जापान में हुआ था और 22वां जर्मनी में हुआ था, 48 नंबर का एडिशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पे चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बन गया है, जो सतलज नदी पर है, 359 मीटर हाइट पर है। आप ये देखो, हमारा जो तिरंगा है नरेंद्र मोदी जी फहरा रहे हैं ब्रिज के ऊपर चढ़ करके। 6 जून को इसका इनॉग्रेशन किया गया है। सतलज नदी कह रहा था मैं, चिनाब नदी है। चिनाब नदी के 359 मीटर ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है। ये चिनाब ब्रिज का उद्घाटन यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल है, 359 मीटर, एफिल टावर से भी ऊंचा है और इसकी टोटल लेंथ 1.31 किलोमीटर है। इसमें निर्माण लागत आई लगभग 15 अरब रुपए और लोकेशन है इसका चिनाब नदी और जम्मू बारामूला रेल लिंक है परियोजना, उसका यह हिस्सा है। ठीक है, चलिए। और कौन सी कंपनी ने बनाया? अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, VSL इंडिया, अल्ट्रा कंस्ट्रक्शन साउथ कोरिया की है। अगर भूकंप भी आएगा तो इसको सह सकता है। बहुत सारे मतलब मजबूती से इसे तैयार किया गया है, हवाओं की स्पीड को भी सह सकता है। तो यहां पर काफी लंबी एज है इसकी। अगला प्रश्न है, एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया, पूरे भारतीयों के आंखों में आंसू लाया, बहुत सारे परिवार वालों ने अपने अपनों को खोया। तो दोस्तों, अहमदाबाद विमान दुर्घटना, एयर इंडिया का कौन सा विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया वो काला दिन जब अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रही थी फ्लाइट AI 171, जिसमें सभी ही यात्री मारे गए, क्रू मेंबर्स मारे गए, केवल एक व्यक्ति कैसे बच गया। तो वो तो रोज अपने आप को शुक्रिया अदा करता होगा। आप परेशान है जीवन से, आप हैरान है जीवन से, जो बच गया वो कितना खुश है अपने जीवन से। तो 12 जून को ये घटना हुई थी, 12 जून को वो दिन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसमें ये जो प्लेन था ये एक मेडिकल कॉलेज में जाकर के गिरा, जहां पे कुछ प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर खाना खा रहे थे, तो उनकी भी मौत हो गई। तो ये अहमदाबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां से इसने उड़ान भरी थी अहमदाबाद से लंदन की ओर। ठीक है, तो केवल एक यात्री इसमें बचा था। सबसे बुरी बात यह भी है कि गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके विजय रूपाणी साहब, उनका भी निधन हो गया इस विमान हादसे में। लोगों की मतलब आप समझिए पूरी बॉडी काली हो गई, एकदम चिप्स बन गया उनका, है ना, पूरा जल गए वो। 2016 से 21 तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके विजय रूपाणी साहब। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक को लेकर यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 115 स्थान पे भारत पहुंच चुका, पहले 116 स्थान पे था, अभी एक स्थान अच्छा पहुंचा है। तो प्यारे साथियों, IEP यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 19वां इसका एडिशन था। देखिए 163 देशों में भारत का स्थान 115 है और भारत ने 115 स्थान हासिल किया है। इस रिपोर्ट में सामूहिक रूप से बताया जा रहा है लगातार दुनिया में अशांति फैल रही है, युद्ध के माध्यम से तो आपको पता ही चल रहा है। तो यहां पर आप देखो अफगानिस्तान सबसे बदतर स्थिति पर है। ठीक है, अफगानिस्तान 163 प्लेस पे, सबसे ज्यादा शांति वहीं पे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की क्या रैंक बताई गई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स अभी जारी किया है। तो यहां पे भारत का क्या स्थान है आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का स्थान आपको ध्यान रखना 71 है, भारत 71वें स्थान पर है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट का नाम है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2025। तो साथियों, इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है और यह इंडेक्स बताता है कि कोई भी कंट्री कितनी सफलता से अपने जो कन्वेंशनल एनर्जी है
जो खत्म हो सकती, जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, तो उससे हट करके शिफ्ट होना ग्रीन एनर्जी में, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और जल की ओर बढ़ना, ये यहां पे बताता है। तो इसमें 118 देश शामिल है, भारत का स्थान 71 है। पिछली बार हम 63वें स्थान पर थे और यहां पे टॉप प्लेस पे स्वीडन है, दूसरे पे फिनलैंड है, थर्ड पे डेनमार्क है, फोर्थ पे नॉर्वे है और फिफ्थ पे स्विट्जरलैंड को स्थान दिया गया है। चाइना 12वें स्थान पे, अमेरिका 17th पे है और कॉन्गो को सबसे अंतिम स्थान मिला है। अगला सवाल है, पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्रियोस 3 प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों रिसेंटली में साइप्रस गए थे और साइप्रस ने इनको सम्मानित किया था। तो ये साइप्रस भी गए थे और कनाडा भी गए थे, 3 देशों की यात्रा उन्होंने करी है, क्रोएशिया भी गए थे। तो 3C आपको याद रखना है, जो 15 से लेके 19 जून के बीच में ये यात्रा में थे, जब अभी G7 समिट हो रहा था। तो कनाडा, क्रोएशिया और साइप्रस 3 देशों की यात्रा पे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडस, ये यहां पे इनको सम्मानित कर रहे हैं। साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्रियोस, 3 से इनको सम्मानित किया है। तो भारत और साइप्रस के बीच में ये बेहतर रिश्ते को बताता है। पीएम मोदी जी इस सम्मान को पाने वाले दुनिया के 23वें नेता बन गए हैं। आइए नजर डालते हैं उन सम्मानों पर जहां पे नरेंद्र मोदी जी को 2023-24 में सम्मानित किया गया है। तो फ्रांस ने इनको लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 में ग्रीस ने सम्मानित किया है। भूटान ने ऑर्डर ऑफ द ड्रू ग्यालोब से सम्मानित किया है। रशिया ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो से और नाइजीरिया ने ऑर्डर ऑफ नाइजर से 2024 में सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, ईरान के द्वारा इजराइल के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? वो ऑपरेशन क्या नाम है? तो ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3, वादा करता हूं इजराइल तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमने जो हम पे हमला किया था। देखिए, ईरान इजराइल के बीच में वॉर चल रहा था, इसका सबसे बड़ा कारण था कि ईरान को परमाणु कार्यक्रम में रोकना। इजराइल नहीं चाहता कि परमाणु कार्यक्रम पे ईरान काम करे, अमेरिका भी नहीं चाहता। इनका मानना है कि परमाणु कार्यक्रम का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो इस वजह से इन्होंने अटैक किया था। तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 ईरान के द्वारा इजराइल के खिलाफ चलाया गया एक बड़ा सैन्य अभियान है और यह ऑपरेशन इजराइल के राइजिंग लॉयन के जवाब में दिया गया। इजराइल ने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया था डियर, वो था ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ठीक है, चलिए, तो इसका उद्देश्य क्या है? इजराइल के द्वारा ईरान के सैन्य नेताओं की हत्या और परमाणु ठिकानों पर हमला का बदला लेना ईरान का मकसद था, ध्यान में रखना। अगला है, अभी सिपरी की एक वार्षिक रिपोर्ट पेश की गई। तो एक वार्षिक रिपोर्ट में भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी बताई गई? देखिए, भारत में परमाणु संख्या जो है वो 180 हो गई है। पहले से भारत में परमाणु संख्या बढ़ी है और भारत 180 परमाणु संख्या है। अब सिपरी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनका जो मेन टॉपिक होता है कि कौन सा देश कितना अपने मिलिट्री पे खर्च कर रहा है, कौन सा देश कितना परमाणु हथियार बना रहा है और कौन सा देश पीस मिशन पे काम कर रहा है। तो इन विषयों पे ये काम करते हैं। तो अभी यहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य पे खर्च करने वाला देश अमेरिका है, दूसरा चाइना है, तीसरा रशिया है, हमारा भारत 5वें स्थान पे आता है। अमेरिका का खर्च लगभग हम बात करें तो 997 बिलियन डॉलर है, चाइना 314 बिलियन डॉलर और भारत का 86.1 बिलियन डॉलर, यानी अमेरिका भारत से 10 गुना ज्यादा खर्च करता है। आप देखिए, अभी यहां पर दुनिया के पास, पूरी दुनिया के पास 12,241 परमाणु वॉरहेड्स मौजूद हैं। ठीक है, अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु वॉरहेड्स हैं, 5,177 है। क्लियर है? चलो, तो भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पाकिस्तान हमसे 10 कम है, 170 इसके पास परमाणु वेपन्स हैं। अगला है, किस देश ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेडिसिन IOMED नाम का एक नया संगठन बनाया है? तो चाइना। ठीक है, तो वो है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वही वाली बात है। चाइना एक ऐसा देश है जो विस्तारवादी नीति पे काम करता है। अब चाइना कहता है कि आपके बीच में कोई विवाद है, हम सुलझाते हैं, हम है ना तुम्हारे बड़े भाई।
क्यों परेशान हो, क्यों हैरान हो? चाइना ये बात बोलता है। तो चाइना ने IOMED नाम का एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। तो अंतरराष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से आक्रामक न होकर के सुलझाने के लिए इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो 2025 में चाइना में इसकी स्थापना करी गई है। हांगकांग में इसका हेडक्वार्टर है। 33 कंट्रीज ने यहाँ पे सिग्नेचर भी कर दिया है। इंडोनेशिया, बेलारूस, पाकिस्तान, कंबोडिया इसमें शामिल है। भारत इसमें शामिल नहीं है। अगला है, भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करी गई है? तो इंडिया की पहली मोबाइल से वोटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया भैया। अगर लेकिन ये कुछ ही लोगों के लिए है, जो वृद्धजन है, जो दिव्यांग हैं, जो NRI है, उनके लिए है। तो बिहार में अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि आपके मोबाइल में आपका पूरा वेरिफिकेशन होगा, आप पूरा AI का इस्तेमाल करते हुए, उसके बाद ही आप वोट दे सकते हो। तो जून 2025 में अभी नगर निकाय का बाईपोल होने वाला, तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में से स्टार्ट किया गया है। बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने इसको स्टार्ट किया है। तो जो भी वोटर्स होंगे मोबाइल फोन से घर बैठ करके वोट डाल सकते हैं। AI बेस्ड चेहरा पहचान प्रणाली का उपयोग इसमें किया जाएगा। अगला है, ICC हॉल ऑफ फेम में 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो यहां पे MS धोनी को, महेंद्र सिंह धोनी को अपने पूरे जीवन में क्रिकेट को बेहतरीन योगदान देने के लिए ये यहां पे ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। तो MS धोनी के साथ और भी 7 क्रिकेटर हैं जो इसमें शामिल हुए हैं और ICC के द्वारा दिए जाने वाले सम्मान है। ठीक है, भारत और फ्रांस के संयुक्त सैन्य अभ्यास है शक्ति 2025। ये किस स्थान पे आयोजित किया जाएगा? तो भारत और फ्रांस के बीच में जो अभ्यास है ये ला कैवेलरी फ्रांस पे हुआ है। ला कैवेलरी फ्रांस पे हो चुका है। 18 जून से लेकर 1 जुलाई के बीच में ला कैवेलरी फ्रांस में 8वां एडिशन होगा। भारत फ्रांस के बीच में शक्ति होता है, गरुड़ होता है, वरुण होता है, फ्रिंजेक्स होता है, डेजर्ट नाइट अभ्यास भी होता है। तो ये एक सैन्य अभ्यास है जो 2011 से स्टार्ट हुआ है। पिछली बार 2024 में मेघालय में हुआ था, इस बार फ्रांस में हो रहा है। अगला है, विश्व जनसंख्या स्थिति की रिपोर्ट 2025 पेश की गई है। 2025 के अंत तक भारत की अनुमानित जनसंख्या कितनी होगी? तो भारत की अनुमानित जनसंख्या 1.46 बिलियन पहुंच जाएगी 2025 के अंत तक। ठीक है, तो यहां पर देखिए वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है जिसे हम कहते हैं विश्व जनसंख्या स्थिति SWOP, यानी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जिसमें भारत की पॉपुलेशन 1.46 बिलियन पहुंचने का अनुमान है। भारत की टोटल प्रजनन दर अब 1.9 जन्म दर प्रति महिला रह गई है, जो पहले से कम है, 2.1 से पहले कम है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNG ने किस दिन को एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है? तो दोस्तों इंटरस्टेट डे अगेंस्ट यूनिलैटरल रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स के लेकर 4 दिसंबर को दिवस घोषित किया है। कई बार बहुत बड़े बड़े देश छोटे देशों पे अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं, जिससे छोटे देश की इकोनॉमी पर, छोटे देश की भावना पर बहुत ठेस पहुंचता है। तो उनको कौन प्रोटेक्शन करे, इसलिए अवेयरनेस फैलाया जाता है कि जो बड़े देश हैं छोटे देशों पर इस प्रकार से एक तरफा प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो 4 दिसंबर को एक तरफा प्रतिबंधात्मक उपाय के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है। UNGA ने इसकी घोषणा करी है। ठीक है, अगला है, फ्रेंच ओपन को लेकर 2025 के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं फ्रेंच ओपन में? ठीक है, तो फ्रेंच ओपन के विजेता बने हैं दोस्तों यहां पे कार्लोस अल्कराज। कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज ने जैनिक सिनर को हराया है। देखो कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी? स्पेन के खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन कब से स्टार्ट हुआ? 1891 से। फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है? क्ले कोर्ट में खेला जाता है। और मई जून महीने में फ्रेंच ओपन होता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी महीने में। ठीक है, समझ गए आप? तो 26 मई से 8 जून के बीच में हुआ है 129वां एडिशन। इसको एक और कहते हैं रोला गैरा। ठीक है, रोला गैरा पेरिस फ्रांस में हुआ, रोलैंड कप बोला जाता है, रोलैंड गैरोस। तो यहाँ पे कार्लोस अल्कराज स्पेन के खिलाड़ी विजेता बने, जैनिक सिनर यहाँ पे रनर अप थे। पुरुष फाइनल की अवधि 5 घंटे 29 मिनट चली, जो एक इतिहास में दर्ज हुआ सबसे लंबा फाइनल है फ्रेंच ओपन का।
महिला एकल का खिताब यहाँ पे कोको गॉफ ने जीता है, जो अमेरिका की है। रनर अप कौन थे? आर्याना सबलेंका, जो कि बेलारूस की प्लेयर है, ध्यान में रखिएगा। प्यारे साथियों, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को आज ही ज्वाइन करिए। 11 विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके जीके जीएस को बहुत ही मजबूत कर दूंगा, बहुत ही शानदार तरीके से। और ये बैच केवल आपको 699 में मिल रहा है। रेनी 600 कूपन कोड यूज करना, 3 साल की वैलिडिटी आपको दी जा रही है। और ये नंबर है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, हर एग्जाम को फोकस करते हुए इस बैच को तैयार किया गया है। रिकॉर्डेड सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट, संडे फ्री क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस में पीडीएफ में चले जाना, वहां पर आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। कूपन कोड रेनी 600 यूज करना और ये सारे आप विषय मेरे साथ पढ़ोगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके स्क्रीन पर। ईरान ने भारतीयों को निकालने के लिए, ईरान से भारत ने कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था? तो भारत ने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया था ये ऑपरेशन सिंधु था। क्या नाम है इसका? ऑपरेशन सिंधु। तो ईरान इजराइल युद्ध के समय दोस्तों हमारे बहुत सारे भारतीय फंस गए थे, अब उनको सेफली भारत वापस लाना है। तो हमने 18 जून 2025 को ये ऑपरेशन स्टार्ट किया, बाद में सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया। तो यहां पे ऑपरेशन 18 जून 2025 को शुरू किया गया था। ईरान के खिलाफ किस देश ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दोस्तों अमेरिका ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था? अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर स्टार्ट किया था। 22 जून 2025 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर ही हमला कर दिया। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पे आगे बढ़े और इजराइल भी नहीं चाहता। तो ये फोर्डो, नतांज, इस्फान वो जगह हैं जो न्यूक्लियर साइट हैं जहां पर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, ध्यान में रखना, ठीक है। इसमें जो इस्तेमाल हुआ है B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और टॉम मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं। और ये ऑपरेशन केवल 25 मिनट में पूरा कर लिया गया, फिर सारे सैनिकों को वापस बुला लिया गया। और 14 बंकर बस्टर बम, 30 से अधिक टॉम जो मिसाइलें हैं दागी गई हैं। इंडस बिग कैट एलियंस यानी IBCA, IBCA का अध्यक्ष यहां पे कौन बना है? तो IBCA का अध्यक्ष बनाया गया भूपेंद्र यादव जी को, जो भारत के वर्तमान में एनवायरमेंट मिनिस्टर है, पर्यावरण मिनिस्टर है। तो IBCA का यहां पे इनको अध्यक्ष चुना गया है और SP यादव को इसका डायरेक्टर जनरल। IBCA भारत सरकार के द्वारा 2024 में स्थापित किया गया है। इसमें 7 प्रकार के जो कैट हैं, स्नो लेपर्ड, चीता, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, प्यूमा और जगुआर, इन सबको हमें बचाना है और दुनिया को इस सभी प्रजातियों को एक साथ बचाने के लिए एक करना है। इसमें 95 देश शामिल हो चुके हैं, ठीक है। हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रतिभा सेतु पोर्टल दोस्तों यूपीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी यूपीएससी के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन है भैया? अजय कुमार जी हैं। यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई है और 315 अनुच्छेद है जहां पे यूपीएससी के गठन के बारे में बताया गया है। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो प्री मेंस क्वालिफाई करते हैं लेकिन इंटरव्यू में रुक जाते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है यूपीएससी में। तो फिर क्या होता है दोस्तों, वहां पर उन सभी की डिटेल्स आप इस पोर्टल में डालिए तो आपको प्राइवेट कंपनियां भी रिक्रूट करेंगी, ठीक है, या फिर आपको सरकारी नौकरी में भी अवसर मिलेगा। यूपीएससी आपको कहीं ना कहीं सेट करेगी और आपको इस पोर्टल के माध्यम से जानकारी मिलेगी, ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80 नंबर के सेशन के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो UNGA यूनाइटेड नेशन का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो ये है एनालेना बेरबॉक। क्या नाम है इनका? एनालेना बेरबॉक। एनालेना बेरबॉक यहां पर आप देख सकते हैं जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं। इन्होंने 80 नंबर के सेशन का इनको अध्यक्ष चुना गया है और पश्चिमी यूरोपीय समूह से पहली महिला अध्यक्ष है। सितंबर 2025 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है डांगटी जानवी नासा के अंतरराष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी। किस राज्य से इनका रिलेशन है? तो डांगटी जानवी का रिलेशन आंध्र प्रदेश स्टेट से है, आंध्र प्रदेश राज्य से इनका संबंध है। तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली डांगटी जानवी जो नासा का अंतरराष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है और 2029 में अंतरिक्ष यात्रा के लिए इनको चुना गया है।
और ये टाइटन स्पेस के ऑर्बिट पोर्ट स्पेस स्टेशन मिशन में भाग लेंगी। पृथ्वी के 2 बार ये चक्कर लगाएंगी। ठीक है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिसेंटली में जारी किया गया है, तो सबसे अधिक अंक इसको प्राप्त हुए हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में। तो चंडीगढ़ को सबसे बढ़िया अंक प्राप्त हुए हैं। शिक्षा के स्तर में लगातार यहाँ पे चढ़ाव आ रहा है। ठीक है, उतार आ रहा है, चढ़ाव कह रहा हूँ। ठीक है, नहीं चढ़ाव आ रहा है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो स्कूली शिक्षा प्रणाली की प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाला ये इंडेक्स है। इसमें स्टेट और यूटी दोनों को शामिल किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय यहाँ पे शिक्षा की किस प्रकार से क्वालिटी चल रही है, कैसे वहाँ पे गवर्नेंस चल रहा है, समानता है कि नहीं, इन सभी चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। तो हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया था 2020 में, तो उस हिसाब से हम यहाँ पे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी करते हैं। चंडीगढ़ यहाँ पे टॉप में है, पंजाब इसके बाद है, दिल्ली यहाँ पे तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और सबसे जो कम अंक प्राप्त किया मेघालय ने प्राप्त किया है, आपको ध्यान में रखना है। मेघालय का स्कोर सबसे गंदा है। लीजे म्यूंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने, आपको बताना है। लीजे म्यूंग हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति बने लीजे म्यूंग। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया आपने देखा है, साउथ कोरिया दोनों आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए। इधर जापान है, इधर आपको चाइना देखने को मिलेगा। तो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है लिबरल पार्टी के नेता लीजे म्यूंग ने, और ये साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के किम मुनसू को हराया है। ठीक है, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो राजस्थान 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा, आपको ध्यान में रखना है। इस साल खेलो इंडिया कहां पे हुआ था? बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे। तो राजस्थान इसकी मेजबानी करेगा नवंबर 2025 में, और पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में यहाँ पे कंपटीशन होगा। 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। 2020 से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हुई है। ठीक है, लास्ट टाइम हम पहला आयोजन 2020 में उड़ीसा में किया गया था, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 25 साल से जो कम आयु के स्टूडेंट्स हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कीचन और मेनार आर्द्रभूमि किस राज्य में, जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है? तो कीचन और मेनार आर्द्रभूमि राजस्थान राज्य में है। अब टोटल आर्द्रभूमि की संख्या दोस्तों 91 हो गई भारत में। ठीक है, और सबसे ज्यादा तमिलनाडु में आपको आर्द्रभूमि देखने को मिलेगा। 1971 में ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पे संधि हुई थी कि हमें जो दलदली क्षेत्र है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, इन सभी को हमें बचाना है। तो 1971 में ईरान में रामसर में जगह, मतलब रामसर साइट में सम्मेलन हुआ था, इसीलिए जो वेटलैंड्स होते हैं उनको रामसर साइट बोला जाता है। भारत का सबसे पहला जो रामसर साइट में शामिल हुआ 1982 में, और इसका नाम है चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। तो कीचड़ और मेनार आर्द्रभूमि को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। 91 रामसर स्थल हो चुके हैं। जो कीचन आर्द्रभूमि है वो आपको फलोदी राजस्थान में देखने को मिलेगा। प्रवासी पक्षी डेमो इसिल क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। और मेनार आर्द्रभूमि उदयपुर राजस्थान में है, इसे बर्ड विलेज भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको 200 प्लस पक्षी प्रजातियां देखने को मिलेंगी। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में आपको रामसर साइट देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा रामसर साइट पूछूं तो आप बताएंगे सुंदरबन है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और सबसे छोटा रामसर साइट रेणुका है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नाटो समिट 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो नाटो समिट दोस्तों नीदरलैंड में किया जा रहा है। इसका आयोजन 1949 में नाटो की स्थापना हुई है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है। टोटल इसमें 32 मेंबर हैं। ठीक है, टोटल 32 मेंबर हैं। मार्क रूटे यहाँ पे नाटो के महासचिव हैं। ठीक है, तो 24-25 जून में हेग नीदरलैंड में नाटो का, अभी यहाँ पर देखो हेग नीदरलैंड में यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। नाटो में देखो आप 32 देश हो गए हैं, और 2024 में स्वीडन शामिल हुआ था, फिनलैंड 23 में, 20 में नॉर्थ मैसेडोनिया, मॉन्टेनिग्रो 2017 में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्रिक्स समिट की मेजबानी अगले साल भारत करने जा रहा है। तो इस साल 2025 पे कहां पे हो रहा है? तो ब्राजील में हो रहा है। 2024 पे कहां पर हुआ था? तो 2024 पे रशिया में हुआ था। कहां पे हुआ था? रशिया में हुआ था। 2026 में भारत में होगा। ब्रिक्स कब बना? तो 2006 में ब्रिक बना था। 2009 में रशिया शामिल हुआ,
2010 में रशिया में याकातेरिनबर्ग में पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, समझ गए आप। चलो, तो 2026 में चौथी बार भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो 2026 का साल, जो अगला साल होगा, वो महिलाओं के लिए समर्पित है, किसान वर्ष घोषित किया है। तो ये उन महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है जो किसानी के क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन उनको नाम पहचान नहीं मिल रहा, तो यहां पे नाम पहचान दिया जाएगा। 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। अमेरिका ने इस प्रस्ताव को रखा था और FAO ने इसका समर्थन किया था। अब इसे अप्रूवल दे दी गया है। ठीक है, तो 2025 का जो साल है ग्लेशियर के लिए है, 2024 का जो साल है कैमेलिट्स के लिए, 2023 में मोटे अनाज बाजरा वर्ष के लिए है, 2022 का साल कांच का वर्ष, बेसिक साइंस का वर्ष था। ठीक है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कृत्रिम मूंगा चट्टान महाराष्ट्र के कहां पे डेवलप किया जाएगा? तो अंडर वाटर म्यूजियम, आप पानी के अंदर जाएंगे तो म्यूजियम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया जा रहा है। यहां पे महाराष्ट्र के जो सीएम है वो आप देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और एकनाथ शिंदे आपको दिख रहे हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के वेंगुलरा में निवती रॉक से पास भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और एक आर्टिफिशियल मूंगा चट्टान डेवलप किया जाएगा। ये आप ये देख सकते हैं, ये है युद्धपोत INS गुलदार। अब एक रिटायर हो चुका है, डीकमीशन कर दिया गया है, इसी को नीचे डुबो करके यहाँ पे म्यूजियम बनाया जाएगा अंडर वाटर। ठीक है, प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल प्रियंका गोस्वामी ने जीता है? तो प्रियंका गोस्वामी ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल यहां पे जीता है। गोल्ड मेडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। प्रियंका गोस्वामी ने 47 मिनट 54 सेकंड में इन्होंने इस रेस को पूरा किया था। ठीक है, समझ गए आप। तो 20 किलोमीटर रेस वॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड इनका 1 घंटे 28 मिनट 45 सेकंड का है। इसके अलावा संदीप कुमार का नाम आपको ध्यान रखना, जिन्होंने 35 किलोमीटर रेस वॉक में रजत पदक हासिल किया है। हाल ही में भारत के किस शहर को ऑफिशियल रूप में तेंदुआ कैपिटल घोषित किया गया है? तो तेंदुआ राजधानी यहां पे बेंगलुरु को घोषित किया गया है। बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे तेंदुओं की संख्या, लेपर्ड्स की संख्या बहुत ज्यादा पाई जा रही है। और HNF यानी होली मट्टी नेचर फाउंडेशन है, इन्होंने कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण से बताया कि 80 से 85 यहाँ पे तेंदुए दर्ज किए गए हैं। तो मुंबई की तुलना में सबसे ज्यादा यहाँ पे तेंदुए हैं। तो बैनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है बेंगलुरु कर्नाटक में, जहां पे खुद तेंदुए 54 पाए जा रहे हैं, तो काफी ज्यादा संख्या है। नॉर्वे शतरंज 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब यहाँ पे किसने जीता है? तो नॉर्वे शतरंज 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो कि नॉर्वे के प्लेयर हैं। तो 26 मई से 6 जून के बीच में स्टावेंजर नॉर्वे में ऑर्गेनाइज किया गया। 1.6 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की पुरस्कार राशि रही और ये इसके विजेता बने हैं। मेंस कैटेगरी में 7वीं बार नॉर्वे शतरंज खिताब इन्होंने जीता है और फेबियानो करुआना दूसरे प्लेस पे रहे, जबकि डी गुकेश तीसरे स्थान पे रहे हैं। ठीक है, और अन्ना मुजीचुक यूक्रेन से हैं, जो महिला कैटेगरी में इस खिताब को जीते हैं। ले तिंगजी दूसरे स्थान पर, कोनरू हम्पी थर्ड प्लेस पे थे। भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? 30 लिखा हुआ है, 30 से त्रिपुरा आपको याद रखना। तो तीसरा त्रिपुरा, ठीक है। पहला है मिजोरम, दूसरा है गोवा। देखो एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया उल्लास, जो 2027 तक चलेगा, जिसका मकसद है 95% से ज्यादा यहाँ पे जो उस राज्य या यूटी के लोग पढ़े लिखे हैं और जो अपनी भाषा में लिख पढ़ सके। त्रिपुरा टायर्ड स्टेट बन चुका है। त्रिपुरा से पहले गोवा और मिजोरम ने भी ये काम कर लिया है और 23 जून को त्रिपुरा ने पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। टाइगर क्लॉ अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो टाइगर क्लॉ अभ्यास दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में होता है। भारत अमेरिका के बीच में टाइगर क्लॉ अभ्यास होता है। तो ये वायुसेना अभ्यास है टाइगर क्लॉ। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना और अमेरिका की वायुसेना ने विशेष बलों ने यहां पे टाइगर क्लॉ सफलतापूर्वक किया है 26 मई से 10 जून के बीच में।
यूपी में चांदीनगर में गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र, वहां पे ये ऑर्गेनाइज हुआ था। ठीक है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पे हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया था? तो पहला अटैक यहां पे इजराइल ने ईरान के खिलाफ किया था और ऑपरेशन राइजिंग लॉयन स्टार्ट किया था, और ईरान ने 2 प्रॉमिस 3 लॉन्च किया था। ठीक है। तो आप यहां पे आप देख सकते हैं, लोकेशन को भी देखिएगा। इजराइल के बगल में जॉर्डन है, यहां सऊदी अरब है, और यहां सीरिया है, और यहां लेबनान है। यहां बीच में आपको यहां पे सीरिया देखने को, हाँ सीरिया के जस्ट बगल में आपको ईरान देखने को मिलेगा। तो इजराइल की जो कैपिटल है यरूशलेम है, और इजरायली न्यू शेकल यहां की करेंसी है, ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए। खान क्वेस्ट 2025 का जो अभ्यास है किस देश में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो खान क्वेस्ट अभ्यास को मंगोलिया में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। खान क्वेस्ट 14 से लेकर 28 जून के बीच पे चलेगा। इस पे कई देशों की सेना जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी, भाग लेंगी। तो भारतीय सेना की जो टुकड़ी है बहुराष्ट्रीय सेनाभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लेने के लिए मंगोलिया की उलान बटोर पहुंच गई है। ठीक है। तो ये पहली बार 2003 में अमेरिका मंगोलिया के बीच में शुरू हुआ था। अभी बहुराष्ट्रीय अभ्यास 2006 में बन गया है, इसमें भारत भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। तो यहां पर आप देखो, तीसरा प्रहार अभ्यास 2025 भारतीय सेना ने किया है। धर्म गार्जियन 8वां भारत जापान के बीच में सिन्यू और जिमेक्स, सिन्यू और धर्म गार्जियन वायु गार्जियन भी भारत जापान के बीच में होता है। और 8वां दस्तलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है। भारत सरकार ने किस साल से जाति जनगणना के साथ जनगणना को मंजूरी दिया है? तो 2027 से दोस्तों आपकी जनगणना स्टार्ट होने जा रही है, लेकिन आपका कास्ट भी पूछा जाएगा। लास्ट टाइम 1931 में जनगणना करी गई थी और उसमें कास्ट सेंसस भी किया गया, उसके बाद बंद हो गया था। लेकिन भारत सरकार कास्ट सेंसस करने जा रही है। पूरी प्रोसेस मोबाइल ऐप के जरिए होगी, डेटा इकट्ठा किया जाएगा। पहले फेज में यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, क्या आपकी एज है, क्या आपका जेंडर है, कितनी आपकी एजुकेशन है, आप क्या कर रहे हैं और आप कहाँ रहते हैं। और दूसरे फेज में जाति आधारित गणना की जाएगी। जनगणना कब से स्टार्ट होगी? 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट हो जाएगी। तो लास्ट टाइम 2011 में जनगणना हुई थी, 21 में होना था, लेकिन दोस्तों कोविड की वजह से इसे डिले कर दिया गया। हर 10 साल में होता है जनगणना। ठीक है, तो आप समझिएगा इसको। अगला सवाल है, करोल नवरोकी ने किस देश का राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है? करोल नवरोकी ने पोलैंड का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। करोल नवरोकी ने, तो आप यहां पे देख सकते हैं पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव करोल नवरोकी ने जीता है, राफाल ट्राजास्कोवस्की को हरा करके। तो नवरोकी जो है अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। ठीक है। तो पोलैंड कहां पर है? तो पोलैंड जो है वो कहां पर है दोस्तों? ये आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। पोलैंड के बगल में जर्मनी है, चेक रिपब्लिक है, स्लोवाकिया है, यूक्रेन है, बेलारूस है, लिथुनिया है। ध्यान में रखिएगा, पोलैंड के जस्ट बगल में। तो पोलैंड की कैपिटल वॉर्सा है और ज़्लॉटी यहाँ की करेंसी, डोनाल्ड टस्क यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नॉर्थ में बाल्टिक सी आपको देखने को मिलेगा। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को हाल ही में किस पद पर अपॉइंट किया गया है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को राष्ट्रपति का महिला एडीसी बनाया गया है, जो राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए काम करेंगी। तो आप यहां पर यशस्वी सोलंकी की तस्वीर देख रहे हैं, जो हरियाणा से बिलोंग करती हैं, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रक्षा करेंगी। ठीक है, ओके। राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी कहां पे बनाई जाएगी? तो राफेल जेट की मेन बॉडी हैदराबाद में बनाई जाएगी। राफेल जेट जो है डासॉल्ट एविएशन बनाता है, फ्रांस की कंपनी है, लेकिन दोस्तों अब इसका प्रोडक्शन भारत में भी होगा। तो टाटा ग्रुप और डसॉल्ट एविएशन ने समझौता किया है कि राफेल की बॉडी को फ्यूजलाज कहा जाता है, भारत में बनेगी। हैदराबाद में इसके लिए एडवांस्ड फैक्ट्री स्थापित होगी। ठीक है, तो राफेल जो है एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है। सुपरसोनिक स्पीड है, स्टील टेक्निक है और बहुत ही एडवांस वेपन्स में लगे हुए हैं। 1.8 मैक स्पीड है, लगभग 2200 किलोमीटर घंटे से रफ्तार से उड़ सकता है, 3700 किलोमीटर उड़ान भर सकता है, रडार से भी बच सकता है, किसी भी मौसम में काम कर सकता है। ठीक है,
ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दोस्तों कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया गया है, और कुमार मंगलम बिरला को इसी साल लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार भी मिला है। तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा, USISPF के द्वारा इनको अवार्ड दिया गया है, क्योंकि उन्होंने भारत और यूएस के बीच में रिश्तों को मजबूत किया है। ठीक है, भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने के लिए इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में इनको लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद AAC-PM के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो देखिए यहां पर जो आर्थिक सलाहकार बनाया गया है वो S महेंद्र देव को बनाया गया है। S महेंद्र देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं S महेंद्र देव की तस्वीर, जो बहुत ही इमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत ही प्रख्यात अर्थशास्त्री हैं। इनको प्रधानमंत्री का अभी इकोनॉमिक एडवाइजर यहां पे बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जो आर्थिक सलाहकार परिषद होता है उसका मेन काम होता है वहां पे आर्थिक क्षेत्र में सलाह देना। तो इसमें कोई भी अध्यक्ष का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये केंद्र सरकार की इच्छा पर बने रहते हैं, जिनका काम होता है इकोनॉमिक और नीतिगत मामलों पर सलाह देना, सजेस्ट करना। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 2017 को केंद्र सरकार के द्वारा। तो ये एक सलाहकार बॉडी है जिसकी सलाह प्रधानमंत्री के लिए बाध्यकारी भी नहीं होती है। ठीक है, दिलीप दोषी का हाल ही में निधन हो जाता है। दोस्तों दिलीप दोषी कौन थे जिनका निधन हुआ है? तो दिलीप दोषी एक क्रिकेटर थे जिनका हाल ही फिलहाल में निधन हुआ है, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो दिलीप दोषी का निधन लंदन में हुआ 23 जून को। ये लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर थे। 1979 से लेकर 1983 तक भारत के लिए 33 टेस्ट मैच और 15 वनडे मैच इन्होंने खेले हैं। हाल ही में किशोरियों के लिए एक लॉन्च की गई नव्या योजना। नव्या योजना का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो नव्या योजना कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, यानी स्किल ट्रेनिंग के लिए यहां पे लॉन्च की गई है, और यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। सोनभद्र जिले से 24 जून को लॉन्च किया गया है। इसमें 16 से 18 साल की जो किशोरियां हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, ड्रोन चलाने की, मोबाइल रिपेयरिंग की और सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की। ठीक है, पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल भारत को दिलाया है? तो पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है, स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है, तो पेरिस डायमंड लीग 20 जून 2025 को फ्रांस की कैपिटल पेरिस में आयोजन हुआ। 88.16 मीटर का भाला फेंक करके इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। जर्मनी के जूलियन वेबर सेकंड प्लेस पे थे, ब्राजील के लुइस मॉरिसियो थर्ड प्लेस पे थे। नीरज चोपड़ा का 90.23 मीटर का भाला अभी फेंका था जो सबसे बेस्ट था। दोहा डायमंड लीग में इन्होंने सबसे बेस्ट भाला फेंका था। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 लॉन्च किया गया शुभंकर, इसका नाम क्या है? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का जो शुभंकर है विराज इसका नाम है। क्या नाम है इसका? विराज नाम है। तो दोस्तों अभी जो शुभंकर है ये करेज, आत्मबल और समावेशिता का प्रतीक है। इसकी लॉन्चिंग दिल्ली के जो 4th महिला सीएम है रेखा गुप्ता जी ने किया है, और ये लोगों का उद्देश्य भारत का डाइवर्सिटी बताना है, हमारी स्पोर्ट्स की स्पिरिट को बताना है और पैरा एथलीट की दृढ़ता को दर्शाना है। अभी कब से कब तक होगा? 26 सितंबर स्टार्ट होगा, 5 अक्टूबर तक चलेगा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में होगा। 100 प्लस देश में भाग लेंगे, 2500 प्लस पैरा एथलीट भाग लेंगे। दोस्तों यहां पर हमारा मंथली करंट अफेयर्स खत्म हो जाता है। हमने जून महीने के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को बहुत ही विस्तार रूप से पढ़ा है। अभी मैं 240 क्वेश्चन का एक रिवीजन लाऊंगा जो केवल आपका रैपिड रिवीजन होगा, तो वो कैरियर एसएससी चैनल पर होगा। तो आप सभी मेरे साथ जुड़ना मत भूलना। 240 प्रश्नों का रिवीजन एक ही क्लास में। तो अभी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं बहुत ही शॉर्ट में, फिर 240 क्वेश्चन भी मैं अलग से पढ़ाऊंगा। तो आईपीएल 2025 का विजेता कौन बना, इसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आपको उपलब्ध होगा, मिलेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद कोर्सेस एंड पीडीएफ में चले जाना, जहां पे 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, स्टैटिक पीडीएफ मिलेगा। 2024-2025 की आपको मंथली पैकेज मिलेगा। टेस्ट सीरीज है,
डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ है, अर्जुन जेस फाउंडेशन बैच भी मिलेगा। 6 महीने की बुक हमने लॉन्च करी है। हमारी स्टैटिक जीके बुक लॉन्च हुई है, जो कि आपको हमारी अमेजन की वेबसाइट से, हमारे फ्लिपकार्ट से, हमारे जो हमारी वेबसाइट है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 50% तक का आपको उसमें ऑफ मिल रहा है। 400 प्लस 4000 प्लस टेस्ट आप टेस्ट पास में अटेम्प्ट कर सकते हैं हर एग्जाम के लिए। और साथ ही 2024-2025 का पैकेज है, आप जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाइएगा, पढ़िएगा, उसमें से डाउनलोड करिएगा। मई महीने की करंट अफेयर्स की मैगजीन हमने लॉन्च करी थी, अब जून महीने का आने वाला है, तो आप उसको भी पढ़िएगा। और साथियों आप 2000 जो यहाँ पर आपका 2025 का जनवरी से लेके जून तक का आपका मंथली ई बुक 6 महीने की ई बुक है, ये आपको ई बुक सेक्शन में मिलेगी, जाकर के डाउनलोड कर लेना। ई बुक सेक्शन में आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर आप जाना ई बुक सेक्शन में, यहाँ पे आपको ईयरली हाफ ईयरली नाम का फोल्डर मिलेगा, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर लेना, पढ़ना। तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही शानदार लगा होगा, आपने हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। अब हम अगले इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर सेशन के साथ मिलेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आया तो लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स के साथ। बाय बाय।